हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था कि यूनिट 2 जो है वृद्धि और विकास से संबंधित है। यानी इसमें हम लोग को विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, विकास के कौन कौन से रूप होते हैं और वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के बारे में। हाँ, चलिए आइए देखिए। आज को देखिए हम लोग को पढ़ना है वृद्धि और विकास। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। वृद्धि कुछ और चीजों को दर्शाती है और विकास कुछ और चीजों को। चलिए आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए, वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी मैंने बताया कि इसको लगभग एक ही रूप में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन निसंदेह ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत भी करते हैं। दोनों का मतलब होता है आगे बढ़ना। विकास भी आगे बढ़ने के लिए बताता है, वृद्धि भी आगे बढ़ने के लिए बताता है, यानी ये दोनों ही बढ़ोतरी को दिखाते हैं। किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों संप्रत्ययों में कुछ मौलिक अंतर होता है। वृद्धि और विकास एक व्यक्ति के शरीर के आकार, संरचना और कार्यात्मक क्षमताओं में होने वाले बदलावों को दर्शाते हैं। अब देखिए, इनकी एक एक करके परिभाषा देख लेते हैं हम लोग, क्या अर्थ क्या होता है। वृद्धि देखिए, शरीर के आकार और माप जैसे वजन, ऊंचाई और अंगों की लंबाई में बढ़ोतरी को संदर्भित करता है। यानी वृद्धि का तात्पर्य होता है कि हमारे शरीर के अंगों की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, भार इत्यादि को संदर्भित करता है। उसी प्रकार देखिए, जो विकास होता है यह शरीर की संरचना और कार्यात्मक क्षमताओं जैसे अंगों के काम करने की क्षमता और कौशल में सुधार को दर्शाता है। यानी दोनों का क्लियर पता चल गया कि वृद्धि का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंगों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन में वृद्धि, विकास हो रहा है या वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है, उसको दिखाता है। और विकास क्या करता है कि इन अंगों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया, इन अंगों का प्रयोग कैसे हो पा रहा है, ये विकास दिखाता है। देखिए, विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से अधिक व्यापक तथा एकीकृत। देखिए, विकास में वृद्धि शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना वृद्धि के विकास हो जाए, लेकिन विकास जो है बहुत व्यापक होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार में, लंबाई में तथा भार आदि में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। देखिए, वृद्धि को सीधे सीधे देखा, मापा या तौला जा सकता है। यानी हमारे शरीर के अंगों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें अलग से कुछ बदलाव दिख रहा है, तो इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं और सूक्ष्म रूप से बेहतर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन विकास को देखना संभव नहीं होता है, बल्कि विकास को महसूस किया जाता है। जैसे देखिए, आप लोग अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में पढ़ने से पहले आप लोग क्लास 1 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो ये क्या उदाहरण है, ये वृद्धि का उदाहरण। लेकिन क्लास 1 से क्लास 2 में, 3 में, 4 में ऐसे आते हुए आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा और उसको समझा होगा, तो उस चीज़ को सीखने समझने की जो क्षमता है वो विकास में शामिल होती है। यानी ऐसा कोई बालक या बालिका है जो केवल क्लास उसकी बढ़ रही है, लेकिन उसके नॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके ज्ञान बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो कहा जाएगा कि उसका वृद्धि हुआ है, विकास नहीं हुआ। यानी केवल क्लास बढ़ गई लेकिन नॉलेज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा केवल वृद्धि। लेकिन यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्लास बढ़ने के साथ साथ नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो रही है, नॉलेज में भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो कहा जाएगा विकास हो रहा है।
देखिए, बालक में होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, जब वृद्धि होती है तो बाहरी व्यक्ति भी आपको देख सकता है कि हाँ, ये बच्चा छोटा था अभी बड़ा हो गया, लेकिन विकास को देखना संभव नहीं है। विकास बस जब आप बोलेंगे, जब आप कुछ कार्य करेंगे, तब विकास महसूस होता है। देखिए, परंतु कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे बालक बालिका होते हैं जिनके अंगों में वृद्धि तो होती है, वो तो बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंगों का इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं। यानी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े हो गए लेकिन अपने बुद्धि, दिमाग का, अपने हाथ का, शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी वृद्धि हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा। देखिए, अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को ही विकास का, देखिए, यानी विभिन्न प्रकार के वृद्धि को अपने साथ समाहित करके, उसको एकीकृत करके बेहतर तरीके से जो कार्य करने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। वृद्धि देखिए जहां एकाकी प्रक्रिया है, वहीं दूसरी ओर विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया। देखिए, वृद्धि क्या है कि एकाकी प्रक्रिया, एक तरफ से होती है, यानी शरीर के अंग हैं जो वो बढ़ रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस हो रही है तो एक तरफ होंगे, यानी हाथ बढ़ रहा है तो हाथ एक तरफ बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहेगा। तो लेकिन विकास क्या है कि इस हाथ का उपयोग किस तरीके से करना है, ये विकास बताता है। यानी हमको हाथ का उपयोग करके क्या क्या काम कर सकना है, ये सारी चीजें विकास से पता चलती। देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। ये वस्तुतः विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं भी समाहित रहती हैं जो निरंतर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती। अब देखिए, जब वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है, इसके साथ साथ कुछ समय के बाद एक विरोधी प्रक्रिया भी चलती है जिसको हम लोग क्षय के रूप में जानते हैं। यानी जब बालक शुरू में बचपन से लेकर युवावस्था तक जब उसकी प्रोग्रेस होती है, तब उसमें देखिए वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन जैसे ही वो युवावस्था में प्रवेश करता है, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, तब उसके साथ साथ एक और भी अवस्था शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं क्षय अवस्था, यानी उसके अंगों का क्षय होने लगता है धीरे में। ये दो प्रक्रियाएं क्रमशः वृद्धि अथवा इवोल्यूशन तथा क्षय एट्रॉफी या इन्वोल्यूशन है, यानी इनके साथ साथ क्षय भी होगा जिसको एट्रॉफी या इन्वोल्यूशन कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं देखिए गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती हैं तथा मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया या तो निष्क्रिय रहती है अथवा अत्यंत मंद गति से होती है। देखिए, जब शुरू के समय में ये क्षय का जो प्रक्रिया है वो एकदम स्लो रहता है, यार नहीं के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है क्षय होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब कुछ लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनकी देखिए बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, फिर हाथ पैर सही से काम नहीं करने लगते हैं, तो ये सब क्या है? क्षय को दर्शाता है। लेकिन जैसे बालक छोटे उम्र में रहता है तो उसके सब कुछ देखिए स्ट्रांग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो वो दिखाता है कि वो वृद्धि और विकास हो रहा है। देखिए, कालांतर में विशेषकर प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में क्षय प्रक्रिया में गति आने लगती है तथा वृद्धि की प्रक्रिया मंद हो। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्षय की प्रक्रिया तेज हो जाती है, वृद्धि की कम हो जाती है। जीवन के अंतिम वर्षों में क्षय की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है, जबकि वृद्धि की प्रक्रिया अत्यंत मंद। देखिए, अब सीधा उल्टा हो जा रहा है, यानी जब बालक छोटा रहता है, बचपन में रहता है, तो वृद्धि की प्रक्रिया तेज चलती है, और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वृद्धि की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और क्षय की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। देखिए, वृद्धि तथा विकास की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें देखिए मेरिडिथ के अनुसार क्या कहा गया है। इन्होंने कहा कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में, यानी ये कह रहे हैं कि वृद्धि का उपयोग लोग केवल आकार में बढ़ोतरी के रूप में करते हैं, जबकि विकास का उसमें विभेदीकरण। कहने का मतलब कि शरीर में बढ़ोतरी हो रही है अंगों में, तो वो अंगों में किस प्रकार से विभेद किया जाए कि यह अंग यह काम करने के लिए है, यह अंग यह काम करने के लिए है, यह चीज दिखाती है विकास को। उसी के प्रकार देखिए, हरलॉक के शब्दों में क्या कहा जा रहा है। हरलॉक कह रहे हैं कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है,
वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती। ये कह रहे हैं कि विकास का मतलब ये नहीं होता है केवल बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब यह है कि उसमें नई नई क्षमता, नई नई योग्यता जब आती है तब उस चीज को कहा जाता है विकास। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो है कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर है वो क्या क्या है। देखिए विकास तथा वृद्धि में अंतर, इसको देखिए, वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली। देखिए वृद्धि क्या होता है कि एक समय के बाद जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ नए चीजों को करते रहता है, तो इसीलिए विकास जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक चलता है। देखिए वृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति, यानी वृद्धि से परिमाण में वृद्धि हो, यानी क्वांटिटी में, लेकिन विकास जो है गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों पक्षों को अभिव्यक्त करता है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। उसी प्रकार देखिए वृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि सम्मिलित। देखिए वृद्धि जो है एक विकास का चरण होता है, जबकि विकास में वृद्धि शामिल होती है। इसमें देखिए परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है, और इसमें परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। यानी किसी का हाथ क्या काम कर सकता है, कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसको हम नाप नहीं सकते, बल्कि महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह देखिए केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, जबकि यह संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तन, यानी देखिए ये केवल हमारे शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन ये हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाविधि को प्रदर्शित करता है। अब देखिए वृद्धि तथा विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए थे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, और वो सिद्धांतों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। गैरिसन और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि जब कोई बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करता है, तो उसमें कुछ बदलाव दिखते हैं, और वो बदलाव ही जो है विकास के सिद्धांत में आते हैं। देखिए अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन होता है कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है, यानी जैसे तैसे नहीं होता है, और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। वृद्धि तथा विकास के देखिए कुछ प्रमुख सामान्य सिद्धांत इस प्रकार से हैं। देखिए निम्नलिखित, पहला देखिए क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इन्होंने कहा कि जो वृद्धि और विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बस अंतर ये हो जाता है कि कभी कभी इसकी प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है और कभी तेज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वह रुक जाती है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि यह जो है निरंतर चलती है। देखिए उदाहरण में देखिए बताया गया है कि प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से होती है, और उसके बाद देखिए मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार देखिए शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। देखिए इन्होंने कहा कि कुछ कुछ प्रक्रियाएं जो हैं कुछ समय पर बहुत तेजी से चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, लेकिन बंद नहीं होती। अब देखिए अगला जो सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। इसको देखिए डगलस एवं हॉलैंड नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, और उन्होंने इसको एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती। यानी ये कह रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में वृद्धि और विकास अलग अलग तरीके से होता है, यानी सभी लोगों में एक ही समान वृद्धि और विकास की प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा ही रहता है, जबकि जो व्यक्ति छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है।
यानी यदि कोई व्यक्ति जन्म के समय लंबा है तो बड़े होने पर वो लंबा ही होगा, और यदि कोई छोटा है तो वो छोटा ही हो। इसके बाद देखिए तीसरा जो सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक यानी मोटर और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यह बताया जा रहा है। यानी बालक जो चलना फिरना शुरू करता है, अपने हाथ का प्रयोग करना शुरू करता है, और भाषा का यानी बोलने लिखने पढ़ने का जो उसका विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। और इसको देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों में, जिसमें देखिए सर्ले, गेसेल, पियाजे और एमिस ने इसको सिद्ध भी कर दिया है कि सबका जो विकास होता है, गतिक विकास और भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में ही होता है। देखिए उदाहरण के लिए कि 32 से 36 माह का जो एक बालक होता है वृत्त को उल्टा यानी काउंटर क्लॉकवाइज बनाता है, 60 माह का बालक उसको सीधा बनाता है, जबकि 72 माह का बालक फिर उसको उल्टा बनाता है। तो यानी देखिए ये अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसी प्रकार देखिए जब जन्म के समय कोई बालक केवल रोना जानता है, लेकिन 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालने लगता है। शुरू में देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो केवल रोना जानते हैं, लेकिन फिर बाद में थोड़े और बड़े होते हैं तो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालने लगते हैं। 6 माह के में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, बा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। देखिए विभिन्न प्रकार के शब्द को वो उच्चारित करने लगता है। तो ये दिखा रहा है कि उनके गतिक और भाषा का विकास किस प्रकार से हो रहा है। अब देखिए अगला है विकास दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जैसे देखिए सिर से पैर की दिशा में उसका धीरे धीरे विकास होगा, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए देखिए अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। देखिए जब कोई बालक छोटा होता है, 1 सप्ताह का होता है, तो केवल अपने सिर को उठा पाता है, बाकी अंगों को नहीं। उसके बाद देखिए फिर 3 माह में वो अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख पाता है। जब वो 3 महीने का हो जाता है तो वो अपने नेत्रों पर नियंत्रण करना सीखता है, यानी अपने आंखों को इधर उधर घुमाना शुरू करता है। 6 माह में वो अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। जब वो 6 माह का हो जाता है तो फिर अपने हाथों को गति करने लगता है, यानी हाथ इधर उधर हिलाने डुलाने लगता है, हाथों का प्रयोग करने लगता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। जब वो बालक 9 महीने का हो जाता है तो सपोर्ट के साथ धीरे धीरे बैठना शुरू करता है। 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। देखिए 12 महीने का जब हो जाता है तो खुद से बैठ जाता है और घिसट कर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर वह अपने पैरों पर नियंत्रण कर लेता है और धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। देखिए इस प्रकार से जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। देखिए इसको इस प्रकार से दिखाया गया है। इसमें देखिए जब बालक छोटा रहता है तो उसका जो विकास होता है देखिए वो वर्तुलाकार होता है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर देखिए ये जब बालक उसके बाद धीरे धीरे जब होता है विकास तो देखिए वो मस्तक से लेके पैर तक उसका विकास होता है। इसके बाद देखिए उसके हाथ और पैर का भी विकास, यानी हाथ पैर को चलाना अच्छे तरीके से वो सीख जाता है, चलना फिरना सीख जाता है। तो इस प्रकार से देखिए 3 अवस्थाओं में होकर होता है। देखिए मस्तिष्क से लेकर पैर और हाथों को सीधा, फिर उसी प्रकार से देखिए अब इसको अपने हाथों को फैलाना वैलाना सीख जाए। इसके बाद देखिए अगला है एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि बालक पहले एक एक करके अपने अंगों को चलाना सीखता है, फिर बाद में उन सबको सम्मिलित करके एकीकृत रूप में प्रयोग करना सीखता है। जैसे देखिए पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है।
पहले देखिए हाथ का उपयोग करेगा, फिर हाथ के बाद उंगलियों का, और फिर हाथ और उंगलियों दोनों का एक साथ उपयोग करके फिर वो चलना सीखता है। इसके बाद देखिए अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसके अनुसार देखिए बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक के अलावा अन्य पहलुओं के विकास में देखिए परस्पर संबंध होते हैं, यानी बालक के विभिन्न प्रकार के जो विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, उसमें देखिए परस्पर संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तो उसके साथ साथ उसमें देखिए गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। देखिए जब बालक का शुरुआत का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो उसके साथ साथ उसकी भाषा का विकास और गतिक विकास भी साथ में होता है। उसके बाद देखिए अगला है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, यानी हर बालक और बालिका के जो विकास का स्वरूप अपना अलग अलग होता है। ये देखिए जब कभी देखा जाता है कि एक ही आयु के दो बालकों, दो बालिकाओं या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यानी इनके अनुसार कहा जा रहा है कि हर बालक बालिका का एक निश्चित उम्र में विकास एक ही प्रकार से नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। यानी एक 2 वर्ष का बालक है और एक 2 वर्ष की बालिका है, तो उन दोनों का विकास एक ही समान नहीं होगा। अगला है देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसको देखिए हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने इस चीज को सिद्ध किया है कि प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे जीव जंतु हो, उसका जो विकास होता है एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। यानी जब किसी मनुष्य का बालक होगा तो मनुष्य की तरह ही होगा और उसका विकास उसी प्रकार से होगा। यदि किसी जीव जंतु का बच्चा है, बालक, तो वो उसी प्रकार से विकास करेगा जैसे उन जंतु का विकास होता है। इसमें देखिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। देखिए उदाहरण स्वरूप संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। यानी इन्होंने कहा कि संसार में मनुष्य के जितने भी प्रकार हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनका विकास उसी प्रकार से होता है। जैसे देखिए उदाहरण में इन्होंने दिखाया कि बिल्ली का जो बच्चा है वो दुनिया में हर तरह के बिल्लियों के बच्चों के जैसा ही विकास होगा। उसी प्रकार देखिए कुत्ते का अगर बच्चा है तो उसका विकास उसी प्रकार से होगा, चूहे का है तो उसका भी उसी प्रकार से होगा, और मछली है तो वो उसी प्रकार से। यानी इनका विकास एक ही तरीके से होता है। उसके बाद देखिए अगला इन्होंने बताया सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है, और इसके लिए देखिए उदाहरण में कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। यानी जो छोटा बच्चा होता है अपने किसी अंग को उपयोग करने से पहले अपने शरीर का उपयोग करता है, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वह अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। देखिए जब किसी वस्तु की तरफ इशारा करना होता है तो सबसे पहले वो सामान्य रूप से अपने हाथों को चलाना सीखता है, चलाने जब जान जाता है तब इशारा करना सीखता है। अगला है देखिए वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। यानी इसमें बताया जा रहा है कि बालक के वृद्धि और विकास पर उसके वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम जिस प्रकार का होगा उसका वृद्धि और विकास उसी प्रकार से होगा, और वातावरण उसके आसपास जैसा होगा उसका वृद्धि और विकास उससे प्रभावित होगा। यदि बालक कोई दूषित वातावरण में है और किसी ऐसी वातावरण में है जहाँ पर कुपोषण है, जहाँ पर गंभीर बीमारियां हैं, तो फिर भी उसका विकास और वृद्धि प्रभावित होगा और वह बालक कुंठित या निर्बल हो सकता है। अब देखिए विकास की अवस्थाएं।
विकास की अवस्थाएं देखिए कई प्रकार की हैं, विद्वानों के द्वारा इनको कई भागों में बांटा गया है। मेनली देखिए 4 या 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें देखिए कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, परंतु व्यवहारिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए यह मान लिया जाता है कि विकास की प्रक्रिया में बालक की कुछ अवस्थाओं अथवा सोपानों से होकर गुजरता है। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न सोपानों अथवा अवस्थाओं को बताया। देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन मेनली देखिए जो है वो 4 या 5 अवस्थाएं ही मानी जाती हैं, जिसमें देखिए सामान्य रूप से विकास को 5 अवस्थाएं, पहला देखिए क्या है गर्भावस्था, दूसरा देखिए क्या है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था तथा पांचवा है प्रौढ़ावस्था। यानी ये 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें से देखिए गर्भावस्था के बारे में मेनली नहीं पढ़ा जाता है, 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाता है। इसलिए देखिए इनके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद भी है, इसी की वजह से इनमें देखिए एक मत नहीं होता है। सामान्य रूप से देखिए इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। देखिए पहला क्या है शैशवावस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। लेकिन कुछ और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो इसको दूसरे तरफ से परिभाषित करते हैं। इसमें देखिए कोल नामक मनोवैज्ञानिक ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण देखिए इस प्रकार से किया। इनके अनुसार देखिए कहा जा रहा है कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, लेकिन अभी ऊपर आप लोगों ने देखा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया था कि जो शैशवावस्था होती है वो 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती है। यहाँ बताया जा रहा है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। उसी प्रकार इन्होंने देखिए बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया। पहले को क्या कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये 2 से 5 वर्ष तक होती है, और दूसरी है मध्य बाल्यावस्था, यह देखिए 6 से 12 वर्ष होती है। तो इन्होंने इसमें देखिए और भी डिवीजन कर दिया। इन्होंने कहा कि बालकों में यह 6 से 12 होती है, जबकि बालिकाओं में 6 से 10 के बीच होती है। उसी प्रकार से देखिए इन्होंने पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था के रूप में इसको विभाजित किया, और इन्होंने कहा कि बालक में 13 से 14 वर्ष की उम्र में होती है, बल्कि बालिकाओं में 11 से 12। उसी प्रकार से देखिए इन्होंने किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया। प्रारंभिक किशोरावस्था देखिए बालक में 15 से 16 वर्ष के बीच में होती है, जबकि बालिकाओं में 12 से 14 वर्ष के बीच में। उसी प्रकार देखिए इसको मध्य किशोरावस्था में इन्होंने कहा कि बालक में 17 से 18 वर्ष की उम्र तक, जबकि बालिकाओं में 15 से 17 वर्ष की उम्र तक। उसी प्रकार से इन्होंने देखिए उत्तर किशोरावस्था बताया और कहा यह बालकों में 19 से 20 वर्ष के बीच होती है, जबकि बालिकाओं में 18 से 20 वर्ष की। उसके बाद देखिए प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताया 21 से 34 वर्ष तक होती है। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 के बीच में होती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 के बीच में होती है। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष के बीच में होती है, और वृद्धावस्था जो होती है 75 से आगे होती है। यानी इन्होंने कुल 12 स्टेजेस में इसको बांटकर बताया है। अब देखिए वृद्धि और विकास के कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, यानी किस किस उम्र में किस प्रकार से वृद्धि और विकास होता है। देखिए सबसे पहला जो था हम लोगों ने देखा गर्भावस्था या गर्भकाल। इसमें देखिए गर्भधारण से लेकर जन्म होने के पहले तक की अवस्था को माना जाता है। ये लगभग देखिए 9 महीने या 270 से 280 दिन के बीच की अवस्था होती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि इस चरण में भ्रूण का शारीरिक और अंगों का विकास होता है। यानी जब बालक गर्भ में होता है तभी उसका वहीं पर विकास होना शुरू हो जाता है, और उसके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का भी निर्माण इसी समय शुरू होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि जब किसी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें देखा गया भ्रूण का दिल धड़कना इस चरण की एक महत्वपूर्ण घटना। देखिए उसमें उसका हार्ट जो है बीट करता है, धड़कता है, तो ये पता चलता है कि उसके अंगों का विकास गर्भावस्था में ही हो रहा है। अगला देखिए क्या है शैशवावस्था, इन्फेंसी। देखिए 0 से 2 वर्ष। इसमें देखिए
ग्रोथ किस प्रकार से होता है कि जन्म के समय शिशु का औसत वजन देखिए 3 से 3.5 किलोग्राम और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। पहले साल में देखिए यह वजन 3 गुना और लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए जब जन्म लेता है तो 3 से 3.5 गुना होता है, लेकिन जैसे ही 1 वर्ष का होता है तो इसमें 3 गुना वृद्धि हो जाती है और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। विकास देखिए कैसे होता है कि बालक सिर को सीधा रखना सीखता है और उसके बाद फिर बैठना, खड़ा होना और फिर चलना सीखना कर देता है। तो यानी इस प्रकार से इसमें देखिए विकास होता है। इस एज की देखिए विशेषता क्या है कि तेजी से शारीरिक विकास होता है, चलना सीखता है और मांसपेशियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क विकास के साथ ही भाषा को समझने और बोलने की शुरुआत भी इस अवस्था में होती है। उदाहरण में देखिए एक बच्चा 8 से 12 महीने की उम्र में रेंगने से धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। यानी जब बालक 8 से 12 महीने का होता है धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है और फिर रेंगते रेंगते चलना शुरू करता है। अगली देखिए अवस्था है बाल्यावस्था, 0 से 12 वर्ष। इसको देखिए 2 भागों में बांट के देखा जाता है। इसमें देखिए वृद्धि कैसे होती है कि प्रति वर्ष औसतन 5 से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 2 से 3 किलोग्राम वजन में वृद्धि होती है। यानी जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसकी हाइट में 5 से 6 सेंटीमीटर जो है प्रति वर्ष वृद्धि होती है और उसके साथ साथ उसके वजन में भी 2 से 3 किलोग्राम हर वर्ष वृद्धि होती है। विकास देखिए कैसे होता है कि स्थूल मोटर कौशल यानी दौड़ना, कूदना इस उम्र में बालक शुरू कर देता है। उसके अलावा देखिए सूक्ष्म मोटर कौशल में बालक पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसका उपयोग करके लिखना सीखता है। इसकी विशेषताएं देखिए 2 भागों में बांटकर देखी जा सकती है। यानी 2 से 6 साल तक ये किस प्रकार से होता है तो देखिए कल्पना और रचनात्मकता का विकास 2 से 6 साल के बीच में होता है। बालक के अंदर सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित होता है। उदाहरण में देखिए बच्चे चित्र बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और कहानियां गढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखिए 6 से 12 साल की विशेषता क्या है कि शारीरिक विकास धीमा हो जाता है लेकिन मानसिक और सामाजिक कौशल तेजी से विकसित होते हैं। स्कूल में अकादमिक प्रदर्शन और समूह गतिविधियों में बच्चा भागीदारी सुनिश्चित करता है। उदाहरण देखिए बच्चे गणित सीखते हैं, टीम के खेल खेलते हैं और तर्क शक्ति का विकास करते हैं। अगला देखिए है किशोरावस्था, ये 12 से 18 वर्ष। इसमें देखिए ग्रोथ किस प्रकार से होता है। लड़कों और लड़कियों में यौवन यानी पॉवर्टी के दौरान अचानक वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए लड़कियों में ऊंचाई और वजन पहले बढ़ता है जबकि लड़कों में थोड़ा बाद में। विकास देखिए किस प्रकार से होता है। हार्मोनल परिवर्तन जैसे लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में आवाज का मोटा होना। उसके अलावा देखिए मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती, ये सब देखिए क्या है विकास के उदाहरण है। उसी प्रकार से देखिए विशेषता क्या है इस उम्र की। हार्मोनल बदलाव के कारण शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। बालक बालिका में अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता की खोज सुनिश्चित होती है, वो इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। इसका उदाहरण देखिए किशोर अपने करियर के विकल्पों के बारे में सोचते हैं और सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय, यानी इस उम्र में जो बालक बालिका होते हैं अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगला है देखिए वयस्कता, एडल्टहुड, 18 से ऊपर की उम्र। इसमें देखिए शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाती है जबकि शारीरिक कार्य क्षमता चरम पर होती है। यानी शरीर के अंगों का जब अब है बढ़ोतरी रुक जाती है बल्कि उसके कार्य करने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। यानी हर अंग का उपयोग बेहतर तरीके से करना अब बालक बालिका शुरू कर देते हैं। देखिए विकास कैसे होता है। अंग और प्रणाली जैसे हृदय और फेफड़े अपने पूर्ण कार्यात्मक स्तर पर होते हैं। यानी इस उम्र में हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो अपनी पूर्ण कार्य क्षमता पर चलते हैं, कार्य करते हैं और इनका बेहतर तरीके से कार्य होता है। देखिए इस उम्र में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता भी
आ जाती है, यानी शरीर पूरी रूप से मैच्योर हो जाता है और मस्तिष्क भी पूरे तरीके से मैच्योर। अब देखिए अगली जो एज है वृद्धावस्था, ओल्ड एज, 60 वर्ष या उससे अधिक। इसमें देखिए ग्रोथ जो हो धीरे धीरे एकदम कम हो जाता है, बल्कि उसके जगह पे अब मांसपेशियों का क्षय शुरू हो जाता है और विकास भी देखिए धीरे धीरे कम हो जाता है। शारीरिक ताकत और कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और तंत्रिका तंत्र धीमा हो जाता है। अब देखिए विकास के मुख्य पहलू या रूप, यानी विकास किन किन रूपों में होता है। तो देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को देखिए निम्नलिखित पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। देखिए इसमें जो है पहला क्या है, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा देखिए मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा देखिए सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। पांचवा है गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट। और छठवां है भाषा का विकास यानी डेवलपमेंट। यानी विभिन्न उम्र में बालकों में इस प्रकार के विकास होते हैं जो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से घटित होते हैं। देखिए सबसे पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। यह विकास देखिए व्यक्ति के शरीर, मांसपेशियों, अंगों और शारीरिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसमें देखिए बालक की ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है, मोटर स्किल का विकास होता है, जैसे वह चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है। यौवन यानी प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं। उदाहरण देखिए इसका, शैशवावस्था में बच्चा 8 महीने की उम्र में रेंगना और 1 साल की उम्र में चलना सीखता है। किशोरावस्था में देखिए किशोरों में आवाज का बदलाव, शरीर के अंगों का विकास होता है। वयस्कता में देखिए शारीरिक फिटनेस के लिए वह जिम जाना शुरू करता है। उसी प्रकार से देखिए संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, यह देखिए व्यक्ति की सोचने, समझने, समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित होता है। और इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि स्मृति और ध्यान का बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है। इसमें देखिए भाषा और संचार कौशल में सुधार होता है। बालक में तर्क और अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता विकसित होती है। इसके उदाहरण देखिए विभिन्न उम्र में, शैशवावस्था में देखिए बच्चा माँ या पापा जैसे शब्द बोलना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में देखिए वह गणित की समस्याएं हल करना सीखता है। किशोरावस्था में सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर तर्क करने लगता है। वयस्कता में एक जटिल परियोजना को योजना बनाकर पूरा करना, यानी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को प्लानिंग करके उसको पूरा करता है और फिर उसमें सफलता प्राप्त करता है। अब देखिए अगला जो है सामाजिक विकास है, यानी सोशल डेवलपमेंट। यह देखिए व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध बनाने, बातचीत करने और समाज में अपनी भूमिका निभाने की क्षमता से संबंधित, यानी समाज में बालक किससे कैसे बात करेगा, किसके साथ रहेगा, किससे वो संबंध स्थापित करेगा, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि दूसरों के साथ खेलना और सहयोग करना शुरू करता है बालक। सामाजिक नियमों और मानदंडों को समझना शुरू करता है, उसका पालन करता है। नेतृत्व और टीम वर्क की भावना का विकास होता है, कैसे नेतृत्व किया जाए, कैसे एक साथ मिलकर खेला जाए, काम किया जाए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसका उदाहरण देखिए, शैशवावस्था में बच्चा माता पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं अपने माता पिता के साथ बहुत इमोशनली जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से देखिए बाल्यावस्था में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलना और झगड़े को सुलझाना सीखते हैं। बाल्यावस्था में जब बालक पहुंच जाता है तो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, यानी दोस्ती करता है, जुड़ता है उनसे और फिर आपस में झगड़े करता है, फिर उन झगड़ों को सुलझाना भी सीखता है। किशोरावस्था में देखिए क्या होता है, सहपाठियों के साथ गहरी मित्रता बनाता है और समूह गतिविधियों में भाग लेता है। जब बच्चा देखिए किशोरावस्था में चला जाता है तो अपने साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ देखिए गहरी मित्रता बनाता है और फिर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में, गतिविधियों में मिलकर साथ लेते हैं। वयस्कता में देखिए क्या होता है, कार्यस्थल पर सहयोगी संबंध बनाते हैं। जब बच्चे
बड़े हो जाते हैं, कहीं जॉब करने लगते हैं, तो वहां पर कार्य करने वाले लोगों के साथ आपस में जुड़ाव स्थापित करते हैं और फिर वहां पर एक टीम के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। अगला है देखिए भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। यह देखिए व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और व्यक्त करने की क्षमता से संबंधित, यानी इस प्रकार का विकास व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है, किसी के दुख को समझता है, तकलीफ को समझता है, परेशानी को समझता है। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित होती हैं। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने का विकास होता है। बालक में सहानुभूति, इम्पैथी और आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है, यानी ये किसी के देखकर उसके कठिनाई को, परेशानी को महसूस करता है और खुद अपने आप को किसी समस्या के प्रति, किसी विपत्ति के प्रति जागरूक बनाता है। इसके द्वारा देखिए तनाव और निराशा का प्रबंधन होता है। उदाहरण देखिए अलग अलग उम्र में इसका क्या है कि शैशवावस्था में देखिए बच्चा अपनी माँ के जाने पर रोने लगता है। आप लोग देखते ही होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी माँ या उसके पापा कहीं जाने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं, लेकिन उसकी वापसी पर खुश भी हो जाते हैं। जब वो देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। बाल्यावस्था में देखिए बच्चा अपनी हार के बाद निराशा से निपटना सीखता है। देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, तो जब किसी चीज में वो हार जाता है तो उस हार की वजह से जब उसकी अंदर निराशा उत्पन्न होती है तो उस निराशा से वो धीरे धीरे निपटना सीख जाता है कि कैसे उससे छुटकारा पाया जाए। किशोरावस्था में देखिए एक किशोर अपने क्रोध को नियंत्रित करना और सही तरीके से व्यक्त करना सीखता है। जब देखिए किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो किसी वजह से यदि उनको गुस्सा हो जाता है तो फिर उस चीज को धीरे धीरे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। वयस्कता में देखिए क्या होता है कि तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर निर्णय लेता है। जब बालक वयस्क हो जाता है, जब किसी समस्या को देखता है, कोई तनाव वाली सिचुएशन आ जाती है, तो वो उसमें शांतिपूर्वक कार्य लेता है और उससे फिर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होता है। अगला है देखिए गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट। गतिक विकास का अर्थ होता है बच्चे की शारीरिक गतिविधियों और उनके नियंत्रण का विकास। देखिए इसका मतलब कि जब बालक गति करना शुरू यानी मूवमेंट करना शुरू करता है, यानी हाथों का, पैरों का, तो इससे संबंधित यह होता है। इसको देखिए दो भागों में बांटकर देखा जाता है, सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल। सूक्ष्म गतिक कौशल में देखिए छोटे और सटीक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे लिखना, बटन लगाना, चम्मच पकड़ना, यानी छोटे छोटे कार्य जो हैं हाथों से किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए स्थूल गतिक कौशल में बड़े शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे देखिए चलना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाए रखना आदि होती है। इसमें देखिए गतिक विकास कई चरणों में होता है। उसके देखिए चरण कौन कौन से हैं कि 0 से 6 महीने तक देखिए बालक सिर उठाना, हाथ पैर हिलाना शुरू करता है। 6 से 12 महीने में वो बैठना, घुटनों के बल चलना शुरू करता है। 1 से 2 साल के बीच में देखिए चलना, छोटे खिलौनों को पकड़ना सीखता है। 3 से 5 साल में देखिए दौड़ने लगता है, सीढ़ियां चढ़ने लगता है, चित्र बनाने लगता है। 6 साल से आगे खेल कूद में सक्रिय हो जाता है, लिखने और चित्रकारी में कुशल हो जाता है। अगला देखिए विकास है भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास देखिए व्यक्ति के संप्रेषण और भाषा सीखने की क्षमता में वृद्धि से संबंधित होता है, यानी बालक किस प्रकार से बात करता है, किस प्रकार से किसी चीज को पढ़ता है, किस प्रकार से किसी चीज को समझता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। यह देखिए श्रवण यानी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को इसमें शामिल किया जाता है। यानी किसी चीज को सुनेगा तो बच्चा कैसे समझेगा, किसी चीज को कैसे लिखेगा, कैसे पढ़ेगा और किसी चीज को कैसे बोलेगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। देखिए इसके भी कुछ चरण होते हैं, जिसमें देखिए 0 से 6 महीने की उम्र में बच्चा देखिए रोना, आवाज निकालना शुरू करता है। 6 से 12 महीने की उम्र में देखिए मामूली शब्द जैसे माँ, पापा, बाबा बोलना शुरू करता है। 1 से 2 साल में देखिए सरल वाक्य बोलना, शब्दावली बढ़ना करता है, वो शब्दावली बनाना सीखता है, छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करता है। 3 से 5 साल की उम्र में देखिए वो संपूर्ण वाक्य बनाना सीख लेता है, कहानियां सुनना और सुनाना शुरू कर देता है। 6 साल से आगे की उम्र में देखिए बच्चे पढ़ने लिखने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं
वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, वृद्धि और विकास के स्वरूप एवं गति के अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास के देखिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न पक्षों में इनकी भूमिका भी अलग अलग रहती है। इन कारकों की वजह से देखिए वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये जितने भी कारक हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अलग नहीं होते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से है। पहला देखिए क्या है, वंशानुक्रम, यानी जो बालक बालिका होते हैं उनकी हेरिडिटी उनके वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, यानी माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, उससे बालक प्रभावित होता है। पौष्टिक भोजन, देखिए भोजन यदि पौष्टिक नहीं मिलेगा, भोजन में अगर गुणवत्ता में कमी रहेगी तो उसके वजह से भी वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। शुद्ध हवा तथा प्रकाश, देखिए किसी बालक बालिका को यदि सही तरीके से शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, उसको शुद्ध प्रकाश नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो उसके वजह से भी उसका वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। उसके अलावा देखिए लिंग भेद, लैंगिकता, इसके वजह से भी देखिए किसी बालक और बालिका का विकास प्रभावित होता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, देखिए बुद्धि भी किसी बालक और बालिका के विकास को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी हमारे शरीर के अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का, विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का श्रवण होता है, उसके द्वारा भी हमारा वृद्धि विकास प्रभावित होता है। चोट तथा रोग के कारण, देखिए विभिन्न प्रकार के बीमारियां, विभिन्न प्रकार के चोट रोग, वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यदि किसी बालक को चोट लग जाती है, कोई गंभीर रोग हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका वृद्धि विकास धीमा हो जाता है, बाधित हो जाता है। पारिवारिक परिस्थितियां, देखिए फैमिली स्टेट, यानी परिवार की स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी बच्चे का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। यानी परिवार की स्थिति सही नहीं है, परिवार में माहौल सही नहीं है, तो उसके वजह से भी उसका वृद्धि विकास प्रभावित होगा। और लास्ट है संस्कृति, यानी किसी समाज की, किसी परिवार की, किसी सोसाइटी का जो संस्कृति होता है उसके द्वारा भी बालक बालिका का वृद्धि विकास प्रभावित होता है। तो देखिए यदि इनमें से सकारात्मक कारक उपस्थित तथा नकारात्मक कारक अनुपस्थित होते हैं, तब वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से वांछित दिशा में प्रवृत्त, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव कारक हैं वो अगर ज्यादा मात्रा में रहते हैं और नेगेटिव कारक जो है एकदम कम मात्रा में होते हैं, तब बालक का वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से होता है। वही उल्टा जब हो जाता है कि नकारात्मक कारक बहुत ज्यादा हो और सकारात्मक कारक कम हो, तो वृद्धि और विकास धीमा हो जाता है और कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए देखिए वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया के समुचित ज्ञान का शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसीलिए देखिए शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके अनुसार ही बालक अपने जीवन में बेहतर तरीके से कार्य करना संभव कर सकता है। तो इसको शिक्षक को भी, अभिभावक को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि किस उम्र के बालक बालिका को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से उनको गाइड किया जाए, किस प्रकार से उनको भोजन दिया जाए, सारी चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए देखिए वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को समझकर अभिभावक तथा अध्यापकगण बालकों के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इनको अच्छे तरीके से समझ के जो गार्जियन है, जो टीचर हैं, उनको उसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उनको उसी प्रकार का गाइड उत्पन्न करेंगे, तब जाके उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखकर बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों तथा साधन प्रदान किए जा सकते हैं। यानी इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से देखकर, समझकर उनका पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न कराई जाएं, उनको उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उसका वृद्धि और विकास बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में यूनिट 2 में वृद्धि और विकास के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ पढ़ा, समझा और देखा। अब आप लोगों का काम यह है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एक बार, दो बार, और उसके बाद फिर इसका नोट्स बना लीजिए, तब आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए।
और देखिए इससे संबंधित जो है लास्ट में देखिए मैं आप लोग को प्रश्न बोला था बताने के लिए, तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे। देखिए जो बड़ा प्रश्न होगा वही देखिए इस प्रकार से आएगा कि अभिवृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट करिए और उनके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करिए। यानी वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है और जो मैंने अभी 10 सिद्धांत बताए थे वो सिद्धांतों को लिखना है। उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विकास से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए विकास की परिभाषा लिखनी है और उसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी हर उम्र में कैसे कैसे विकास होता है, उसकी क्या क्या खासियत होती है, ये लिखना है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि विकास तथा अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है, विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर बताइए, विकास तथा अभिवृद्धि के विभिन्न सिद्धांतों तथा कारकों का। अब देखिए इसमें विकास तथा वृद्धि की परिभाषा पूछा है, वृद्धि तथा विकास के बीच अंतर पूछा है और वृद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांतों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विकास के विभिन्न कारक कौन कौन, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, तो ये भी पूछ सकता है। छोटे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछता है, अभिवृद्धि की व्याख्या करें, विकास किसे कहते हैं, यानी वृद्धि किसे कहते हैं उसकी व्याख्या करिए, और विकास किसे कहते हैं उसकी व्याख्या करिए। विकास की देखिए मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या है, यानी अभी मैंने बताया कि 2 मनोवैज्ञानिकों ने विकास की परिभाषा किस प्रकार से दी है, तो वो आपको बताना है। और एरिक्सन के द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं कौन कौन। अभी देखिए मैंने विकास की महत्वपूर्ण 4-5 अवस्थाओं के बारे में बताया और कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 10-12 अवस्थाओं के बारे में बताया, तो उसमें से आपको 8 अवस्थाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।